बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। आज 9 जनवरी है और जिनेवा में पाकिस्तान डोनर कॉन्फ्रेंस हम तो कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो डोनर कॉन्फ्रेंस नहीं है। लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ें तय पाएंगी। पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज से इफ़ेक्टेड ममालिक के अंदर सरफ़हरिस्त जो 10 ममालिक हैं उनमें से एक है, और बड़े खौफनाक सैलाब का पाकिस्तान ने सामना भी किया है। और ना सिर्फ सैलाब का सामना किया है बल्कि अपनी बुरी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से और अपने तबकाती निज़ाम की वजह से, यानी बलूचिस्तान में तो पानी फ़ौरन निकल गया, पंजाब से भी तकरीबन निकल गया। सिंध में क्योंकि वडेरों ने बंद बांधे हुए हैं और अपनी ज़मीनें महफूज रखते हैं वो, और वहाँ पे कल्चर बिल्कुल वडेराइज़म का है, तो वहाँ गरीबों की ज़मीनें अब तक डूबी हुई हैं। दादू के और बहुत सारे इलाकों के लोगों को आप मिलें और उनसे पूछें तो वो बताते हैं कि वो डूबे नहीं हैं, उनको डबोया गया है। फिर वो ये भी बताते हैं कि उनको अब तक जो वो डूबे हुए हैं उसके पीछे भी मौजूदा हुकूमत ज़िम्मेदार है, और वो हुकूमत से इसके लिए गिले और शिकवे भी करते रहते हैं। बहरहाल इसके बारे में जो पाकिस्तान जिनेवा के अंदर एक पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा मिलकर एक प्रोग्राम कर रहे हैं, यह है क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान। और इसमें शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, बिलावल भी जा रहे हैं, कुछ और पाकिस्तान के सियासतदान हैं वो भी वहाँ पे मौजूद होंगे, नवाज शरीफ वगैरह भी वहाँ से आए हुए हैं, तो वो मुलाकात वगैरह तो करेंगे। लेकिन अब इसमें मुझे जो इत्तला मिली है वो ये है कि सूबाई मौक़िफ़ भी पेश किया जाएगा, और इसमें पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का मौक़िफ़ नहीं रखा गया। खैबर पख्तूनख्वा बहुत बुरी तरह हिट हुआ है, क्योंकि ऊपर दरिया काबुल से लेके नीचे दरिया सिंध तक, और फिर आगे जो अटक से पड़े के इलाके हैं, मिसाल के तौर पे DI खान बहुत बुरी तरह हिट हुआ था, टांक बहुत बुरी तरह हिट हुआ था, और नौशहरा, ये वो इलाके हैं जहाँ पे सैलाब ने तबाही मचाई थी, और यहाँ के लोग भी बहुत बुरी तरह मुतासर हुए थे। लेकिन इनका मौक़िफ़ नहीं रखा जाएगा। पंजाब के अंदर कुछ अजला बहुत बुरी तरह हिट हुए थे जो जनूबी पंजाब के हैं, राजनपुर और इससे मुलिका इलाके, DG खान और दीगर इलाके जो बहुत बुरी तरह मुतासर हुए थे पंजाब में भी। तो और वहाँ बहुत सारे घर जो है वो तबाह हो गए, बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, लोगों का, फसलों का भी, और जानवरों का भी, और इंसानों का भी। लेकिन उसका भी नहीं रखा गया, सिर्फ बलूचिस्तान और सिंध का रखा गया। उसका रीज़न ये है कि वहाँ 2 जगह पे हुकूमत मौजूद है, वफाकी हुकूमत के कंट्रोल वाली, तो वो चाहेंगे कि वो जो पैसा मिले वो उसको अपने कंट्रोल में रखें, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके साथ उसको शेयर ना किया जा सके। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बिलावल ने बिल्कुल फरामोश कर दिया था सैलाबज़दा इलाकों को। शुरू में वो थोड़े दिन के लिए आया और फिर उसके बाद बिलावल चला गया। बिलावल ने पूरी दुनिया का टूर किया, सैर की, फीफा वर्ल्ड कप देखा, बहुत सारे मुल्कों में घूमते फिरते रहे, बहुत इन्जॉय किया और अपनी इंटर्नशिप पूरी की, लेकिन सैलाब मुतासरीन को देखने के लिए वापस नहीं आए। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अपने भाई को मिलने के लिए भी गए, और हर तरह के अफेयर्स के अंदर वो रहे, पाकिस्तान में पूरी सियासत करते रहे, पंजाब की हुकूमत को बार बार बदलने की कोशिश की, बहुत कुछ शहबाज शरीफ साहब ने भी किया, लेकिन सैलाब मुतासरीन को देखने दोबारा नहीं गए। तो अब ये हुआ कि क्योंकि इनको पैसे इकट्ठे होने की उम्मीद हो रही थी और इनको लग रहा था कि शायद दुनिया हमें पैसे देगी, तो उसके लिए फिर फौरी तौर पे दोनों ने एक एक विज़िट किया। बिलावल ने सिंध का दौरा किया और शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान का किया, एक एक दिन, और कई महीनों की छुट्टी के बाद, यानी महीनों तक ये सैलाब मुतासरीन का पता लेने के लिए नहीं गए, और बिल्कुल सीरियस एफर्ट कोई नहीं की गई। अभी तक सैलाब मुतासरीन को कोई मदद नहीं पहुंची, उनके घर नहीं बनाए गए, उनकी नुकसानात का अजाला नहीं किया गया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहाल नहीं किया गया। इवन सिंध के अंदर तो ज़मीनों पर से पानी तक नहीं उनका निकालने का बंदोबस्त हुआ। तो ऐसे में जब इनको आइडिया हो गया कि पैसे इकट्ठे होने वाले हैं, तो फिर 2 सूबों को इन्होंने फोकस किया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए ना करना पड़े। और ऐसा लगता है कि सिंध, और क्योंकि मुझे किसी ने इतला दी है ये, और ये कंफर्म भी हो जाएगी आने वाले वक्त में, कि बलूचिस्तान और सिंध जो है उनको फोकस किया गया है, और इसीलिए इन दोनों ने एक एक दौरा किया वहाँ पे, और वहाँ पे कुछ बड़े बोल बोले, कुछ तस्वीर बनाई हैं, और कुछ दोबारा से फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं, और अब एक डाटा लेकर गए हैं कि लोगों से इमदाद ली जाए। इस वक्त आलमी मीडिया के अंदर ये खबरें छप रही हैं, मैंने अल जज़ीरा पे भी पढ़ी है, कि पाकिस्तान की बदतरीन इकॉनमी जो है इस वक्त, और इकनॉमिक की जो बदतरीन सूरत हाल है, उसकी वजह से
پاکستان کے آرمی چیف جو ہے وہ سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں اس وقت، غالباً وہ UAE بھی جائیں گے اور باقی جگہوں پہ بھی جائیں گے. تو یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے PDM کا ایک تحفہ ہے کہ عالمی سطح کے اوپر پاکستان کے آرمی چیف کو یہ پذیرائی مل رہی ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف اس موجودہ اکنامک کرائسس میں پیسے مانگنے کے لیے ملکوں کے پاس جا رہے ہیں. دنیا کا کوئی آرمی چیف کسی دوسرے ملک سے پیسے مانگنے نہیں جاتا. یہ ترہ امتیاز پاکستان کے آرمی چیف کو ہمیشہ سے حاصل رہتا ہے کیونکہ پاکستان کے سیاستدانوں پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا، اور دوسرا دنیا کو یہ پتہ ہے کہ فیصلے سیاستدانوں نے پاکستان میں کرنے ہی نہیں ہوتے، یہ اتنے جوگے ہی نہیں ہیں، یہ فیصلے نہیں کرتے اور یہ اس قابل نہیں ہے. بہرحال وہ کہیں اور ہی بات کرتے ہیں. انڈیا نے کئی مرتبہ اس بات کا گلہ کیا، بتاؤ پاکستان میں بات کرنی کس سے ہے؟ کیا سول حکومت سے کرنی ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے؟ تو انڈینز کو بھی یہ پرابلم رہا اور بہت سارے اور لوگوں کو بھی یہ پرابلم رہا، اور ہمارے عرب دوست، عرب بھائی جو ہیں وہ تو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کس سے بات کرنی ہے، تو وہ نارملی انہی سے بات کرتے ہیں جہاں ان کو بات کرنی ہوتی ہے. عمران خان صاحب نے وائرل اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ایک بڑا ڈیٹیل پوائنٹ آف ویو دیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور آج بھی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے. کراچی میں خواتین کنونشن سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک کی تاریخ میں ایسے وقت آتے ہیں جسے تاریخ فیصلہ کن کہتی ہے، اور آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بحران ہے. ایک آدمی کے فیصلے سے وہ بحران آیا ہے جس کی پیشن گوئی میں نے 7 مہینے پہلے کر دی تھی. انہوں نے کہا ہم آج جس جگہ کھڑے ہوئے ہیں اس میں جنرل باجوہ کا ہاتھ ہے. بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا. آج بھی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، MQM کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، بلوچستان عوامی پارٹی کو پیپلز پارٹی میں دھکیلا جا رہا ہے، اور جنوبی پنجاب میں امیدواروں کو ان کے فون آ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو مضبوط کریں. سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ خدا کے واسطے پولیٹیکل انجینئرنگ نہ کرے، شفاف الیکشن اور مضبوط حکومت کے قیام کے علاوہ اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا پاکستان 90 کی دہائی میں کافی آگے چلا گیا تھا، 90 کی دہائی سے پہلے، تو جب یہ کرپٹ خاندان آ کر اوپر بیٹھا تو پھر 90 کی دہائی کے بعد بھارت ہم سے آگے نکل گیا. پاکستان اس وقت ملک کے سب سے بڑے بحران سے گزر رہا ہے. نکلنے کا طریقہ صاف اور شفاف انتخابات ہیں. لیکن عمران خان صاحب کا دوبارہ سے یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہو رہی اور وہ سیاسی کردار ادا کر رہی ہے، تو ایک فارمولہ ہے، اس کے بارے میں آج کل بات ہو رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں کوشش کی جائے گی کہ قبائلی علاقے میں PTM کو الیکشن جتوایا جائے، اور اس کے لیے علی وزیر کو ابھی رہا نہیں کیا جائے گا. بالکل الیکشن کے قریب ان کو باہر چھوڑا جائے گا، یا ہو سکتا ہے ان کو جیل سے الیکشن لڑوایا جائے تاکہ ان کی زیادہ مقبولیت ہو، اور پھر PTM کو وہاں پہ کچھ سیٹیں دلوائی جائیں گی قبائلی علاقہ جات میں. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ابھی ہو جائے تو PTI جو ہے وہ کلین سویپ کر جائے گی، لیکن PTM کے جیتنے کا بندوبست کیا جا رہا ہے. کچھ علاقوں میں فضل الرحمان کے جیتنے کا بندوبست کیا جا رہا ہے. ANP کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دوبارہ سے، اور سوات اور اس کی سراؤنڈنگ کے اندر مالاکنڈ ڈویژن میں جماعت اسلامی کا فیکٹر بھی مضبوط کیا جا رہا ہے تاکہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کچھ کم ہو. سینٹرل پنجاب میں PMLN کو مضبوط کیا جائے گا، اور چودھری نثار علی خان کو بھی تگڑا کیا جا رہا ہے، جبکہ جہانگیر ترین اور علیم خان وغیرہ مل کر کچھ جنوبی پنجاب کے قریب اپنا ایک نیا ہائیڈ آؤٹ بنا رہے ہیں، یعنی ایک نیا مورچہ سنبھال رہے ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے روایتی سیاسی خاندانوں کو شامل کروایا جا رہا ہے. دوسری جانب بلوچستان کے اندر زرداری صاحب کو کچھ تحفے دیے گئے ہیں، جبکہ کراچی اور حیدرآباد میں MQM کے دھڑے اکٹھے کر کے ایک مضبوط گروپ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں عوامی امنگوں کے خلاف ہیں، یہ ساری چیزیں پاکستان کی عوام کی خواہشات کے خلاف ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں پاکستان کے اندر کی جا رہی ہیں. اور ابھی عمران خان صاحب نے ایک الزام لگایا کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی سیاسی انجینئرنگ کر رہی ہے. ایک اور چیز ہے جو بڑی ڈسٹربنگ ہے، اسحاق ڈار صاحب نے جب سے یہ کہا ہے پاکستان میں لوگوں میں بہت زیادہ ہلچل مچ گئی ہے، بے چینی ہے پاکستان میں، خاص طور پہ سرمایہ داروں میں جن کے پاس پیسہ موجود ہے، کہ یہ ڈار صاحب نے کیا سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہمارے جو ریزروز ہیں یا ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ $4 ارب نہیں ہیں، وہ $10 ارب ہیں. اس کا مطلب سب لوگ یہ لے رہے ہیں کہ ہمارا جو پیسہ پڑا ہوا ہے بینکوں میں
डार साहब की नज़र अब उस पैसे के ऊपर है और ये उसी तरह करने वाले हैं जैसा इन्होंने 1998 में किया था। असद उमर साहब ने कहा कि इज ही फॉर रियल, कि वाकई में क्या वो ये कह रहा है। इसाक डार क्लेम्स दैट द डॉलर डिपॉजिट्स ऑफ सिटीजन इन कमर्शियल बैंक्स आल्सो बिलोंग टू द कंट्री। कि डार साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि जो शहरियों के पैसे पड़े हुए हैं बैंकों में वो भी मुल्क के पैसे हैं। नो दे डोंट, नहीं ये ऐसा नहीं है। दे बिलोंग टू सिटीजन्स हु मनी इट इज, हुज मनी इट इज। ये उन शहरियों के पैसे हैं जो इसके मालिक हैं, या ये उन शहरियों से ताल्लुक़ रखते हैं जो इसके मालिक हैं। अनलेस डार इज प्लानिंग टू फ्रीज डॉलर अकाउंट्स अगेन लाइक ही डिड इन 1998। अगेन वो यही बात कर रहे हैं कि जब तक कि डार फ्रीज नहीं कर देता डॉलर अकाउंट्स को, जैसा कि उसने किया 1998 में। 1998 में डार साहब ने ये किया था और डॉलर अकाउंट सारे फ्रीज कर दिए थे, शहरियों के पैसों के ऊपर जो है वो कब्जा कर लिया था। और ये एटमी धमाकों के बाद किया गया था, लेकिन उससे पहले बहुत सारे तगड़े लोगों के पैसे पाकिस्तान से निकलवा दिए गए थे। अब एक तरफ तो कौम को कहा जा रहा है कि आप कुर्बानी दें, और दूसरी तरफ खबरें बहुत अजीब अजीब आ रही हैं। अभी कुछ और मीडिया ने भी वो खबर उठाकर चलाई है कि बड़ी जो BMW, मर्सिडीज, कीमती लग्जरी गाड़ियां जो हैं उनकी इंपोर्ट के लिए बाकायदा जो है वो LCs ओपन कर दी गई हैं और ओपन करने का फैसला किया जा रहा है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर और दीगर मीडिया के ऊपर ये खबरें मैंने देखी हैं, वहाँ पे स्क्रीनशॉट्स। तो अब मामला ये है कि अगर इतनी कीमती गाड़ियाँ मंगवाने के लिए LCs खोली जा सकती हैं तो ताजरों के कारोबार के लिए क्यों नहीं खोली जा सकती? दवाइयों के मटेरियल के लिए क्यों नहीं खोली जा सकती? जो ऑपरेशन थिएटर्स में इस्तेमाल होने वाला सामान है उसके लिए क्यों नहीं खोली जा सकती? जो ज़रूरी चीज़ें हैं यानी पोल्ट्री से रिलेटेड है, खाने पीने से रिलेटेड हैं, उन चीज़ों की LCs क्यों नहीं खोली जा सकती? तो ये पाकिस्तान को उल्टा नुकसान करने की जो पॉलिसी डार साहब की हमेशा से रही है, वही पॉलिसी हमें अभी भी दिखाई दे रही है। मिसाल के तौर पे एक और खबर आई है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिक सूरत हाल बुरी है, ये सब मानते हैं, लगातार डाउन जा रही है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमती अखराजात बढ़ रहे हैं। वफाकी हुकूमत की शाह खर्चियाँ बढ़ चुकी हैं। देखिए 80 के करीब तो इनके मिनिस्टर्स हैं, इतने तो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुए जितने मिनिस्टर इस हुकूमत ने बनाए हैं, और जितने ज़्यादा मिनिस्टर्स उतनी बुरी कारकर्दगी ये दिखा रहे हैं। वफाकी हुकूमत की शाह खर्चियों के ऊपर एक रिपोर्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। अवाम को कफ़ायत शारी का दर्स देने वाली वफाकी हुकूमत ने अपने अखराजात की मद में अरबों रुपए उड़ा दिए। दस्तावेज़ात के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के बजट अखराजात 26.1% बढ़ गए हैं। जुलाई तक अक्टूबर जारी अखराजात 34.4% बढ़े हैं। यानी गुज़िश्ता साल ये अखराजात 2171 अरब रुपए थे, जबकि मौजूदा साल में ये अखराजात 2800 अरब रुपए तक बढ़ गए हैं। और ये जो इजाफा है ये 26.1% का इजाफा है, जबकि बजट खसारा GDP का 1.5% बढ़ गया है। अच्छा, अब ये तो फैक्ट्स एंड फिगर्स है ना जो पाकिस्तान का मीडिया बयान करता है, ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के इदारे बताते हैं। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत भी बहुत अजीब काम करती है। पाकिस्तान के तमाम अखबारात के अंदर इन्होंने अजीब तरीके से इश्तिहार छाप दिए और बड़े बड़े आधे सफ़े के इश्तिहार दे दिए, और उन इश्तिहारों के ऊपर अपनी माशी कारकर्दगी बता दी है, और जो कारकर्दगी बताई है उसका भी कोई सर और पाँव नहीं है। तो ये इतने करोड़ों अरबों रुपया मीडिया को देने की बजाय लोगों को आटा फराहम कर दें। ये एक तस्वीर देखें आप, ये बेचारा शख्स घर से आटा लेने आया, एक तो शहीद हो गया ना, परसों की खबर है, इंतकाल हो गया बेचारे का, घर के बच्चों के लिए रिज़्क़ लेने आया था, 6 बच्चियों का वालिद था वो। और अब ये देखें, ये नौजवान सस्ता आटा लेने आया था और इसका सर फाड़ दिया पुलिस ने। ये हालात हैं, बंदूकों के साए के अंदर आटा फराहम किया जा रहा है, वो भी लोग पैसे लेकर आते हैं फिर भी खाली हाथ चले जाते हैं। लोग कहते हैं हम सर्दी में सुबह 6 बजे से आकर खड़े होते हैं, शाम हो जाती है। बापर्दा खवातीन जो है उनको इन्होंने लाइनों में लाकर खड़ा कर दिया है। जैसा कि बिलावल ने कहा था, आपको याद है ना, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। तो मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और PDM के तमाम सहूलतकारों को यही कहना चाहता हूँ कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच सर।
اب تک کے لیے اتنے ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔